हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञान धारिया आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अपने परिवार बीके क्लासेज पर एसएससी जीडी के लिए ज्योग्राफी, मैथ और रीजनिंग की निरंतर क्लासेज चल रही हैं। दोस्तों, उसी क्रम में हमारी ज्योग्राफी की क्लासें भी चल रही हैं। आप सभी को पता होगा कि हमने सबसे पहले 6 से 7 क्लासेज ज्योग्राफी की कंप्लीट की हैं और उनमें तरह तरह के अलग अलग कंसेप्ट को क्लियर किया है। दोस्तों, उसी के क्रम में आज हमारी होने वाली क्लास, जो कल कुछ टॉपिक थे, कुछ टॉपिक को हमने कल क्लियर करा था और कुछ को आज क्लियर करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। वो क्या होगा, सबसे पहले मैं आपसे पूछने लगूँ कि भाई हमने कल क्या पढ़ा था। क्योंकि यदि हम अगला पढ़ते जाएंगे और पिछला भूलते जाएंगे तो क्या होगा, उससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो हमें कल वाला रिवाइज कर लेना है। कल के टॉपिक हमने क्या पढ़े थे? कल हमने पढ़ा था दोस्तों वायुमंडलीय, कल हमने क्या पढ़ा था? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पढ़ा था। और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा था? दूसरा पढ़ा था हमने वायुमंडलीय दाब के दाब का प्रभाव। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था दाब प्रवणता। चौथा टॉपिक कल हमने क्या पढ़ा था? हवाओं की गति कम या अधिक करना। पांचवा टॉपिक क्या था दोस्तों? पांचवा टॉपिक था बैरोमीटर में दाब की मात्रा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टॉपिक हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं, कल हमने अपने इन टॉपिकों को क्या किया था? कल हमने अपने इन टॉपिकों को क्लियर किया था और हमने पता करा था कि भाई किस तरह से हवाएं चलती हैं, हवा की गति अधिक कब होगी, हवा की गति मंद कब होगी, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था कि जो हमारा बैरोमीटर होता है, क्या होता है? बैरोमीटर होता है, जिससे क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। यदि उसके मान में कमी होगी तो क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी, यदि उसके मान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है तो इस तरह का मौसम पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहीं पर हमने क्या पढ़ा था? यहीं पर हमने पढ़ा था कि भाई चक्रवात कब बनेंगे, पृथ्वी चक्रवात कब बनेंगे, दाब पैमाने के आधार पर हमने इन चीज़ों को अपने को क्वालिफाई करा था। क्या करा था? क्वालिफाई करके अच्छी तरह से समझा था। तो मेरा मानना ये होगा कि इन टॉपिक के अंदर आपको किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आज का जो हमारा अगले होने वाला टॉपिक होगा वो होगा हमारा वायुदाब पेटियाँ। क्या होगा? वायुदाब पेटियाँ। क्योंकि जो क्या होती हैं, जो हमारी पृथ्वी होती है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर आपको अलग अलग जगह पर क्या होगा? पृथ्वी पर आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग वायुमंडलीय दाब मिलेगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग वायुमंडल का दाब मिलता है। जो पृथ्वी के हमारे अक्षांश होते हैं, उन अक्षांशों पर यदि आप भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे, भूमध्य रेखा की बात करें तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम होगा। यदि हम 30 डिग्री के समथिंग बात करेंगे तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब अधिक होगा। फिर 60 डिग्री के समथिंग बात करेंगे, वहाँ पर क्या होगा? फिर निम्न होगा। तो ऐसा क्यों होता है? हम इन चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्योंकि
ये सब बातें होती हैं, ये सब चीज़ें तो किताबों में लिखा हुआ है कि भैया किस अक्षांश पर कितना वायुमंडलीय दाब होगा, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं कि भैया ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यदि आपको केवल चीज़ों को रटना होता, क्या होता है, चीज़ों को रटना होता तो कहीं से भी आप PDF लेकर पढ़ सकते थे, लेकिन आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं, क्या हुए हैं, आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। आप हमारे चैनल BK क्लासेस के साथ में जुड़े हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल BK क्लासेस के साथ में जुड़े हुए हैं तो मेरा मानना ये है कि आपको ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को कंसेप्ट के रूप में क्लियर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को एक कंसेप्ट के रूप में क्लियर कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल BK क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और इसकी टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो इसे आप BK क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो जो चीज़ें मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाने वाला हूँ उन चीज़ों की एज इट इज PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्या करा दी जाएगी, एज इट इज PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। वो क्या होगा, तो दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूँ, ये सबसे पहले हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि पृथ्वी पर कौन सा अंदर कहाँ पड़ता है। ये देखिए क्या है, हमारी पृथ्वी है। क्या है भैया, हमारी पृथ्वी है। ये क्या है, हमारा नॉर्थ पोल। क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। ये क्या है हमारा यहाँ पर, ये हमारा साउथ पोल है। क्या है, साउथ पोल है। यदि हम इसके बीचों बीच एक रेखा इस तरह से खींच दें तो वो रेखा कौन सी होगी, वो होगी 0 डिग्री लाइन या फिर विषुवत रेखा। क्या होगी, ये विषुवत रेखा होती है। यदि हम यहीं पर एक रेखा ऊपर खींच दें वो रेखा कौन सी होगी, वो रेखा होती है मकर रेखा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मकर रेखा कहीं से 1/2 अपने अक्षांश पर झुकी हुई होती है। कितनी होती है, कहीं से ही 1/2 दक्षिण अक्षांश पर झुकी होती है। यहीं पर एक रेखा आएगी, कौन सी, कर्क रेखा। ये कौन सी हुई है, ये कर्क रेखा। ये कितनी झुकी हुई है, ये कहीं से ही 1/2 उत्तरी अक्षांश पर अपने अक्षांश पर झुकी हुई है। यदि हम यहीं पर बात करें कौन सी रेखा की, ये होती है 66.5 से ही 1/2 दक्षिण। ये होती है 66 से ही 1/2 उत्तरी। कितनी होती है दोस्तों, 66 से ही 1/2 उत्तरी। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। केवल रेखा कौन सी है हमारी, भूमध्य रेखा। यदि हम यहीं पर जून की बात करने लगे तो सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा जून कहाँ पर पाया जाएगा। देखिए जून होते क्या हैं, आप इस चीज़ को अपने रफ में लिख सकते हैं। पहला जो कौन सा हो जाएगा हमारा, भूमध्य रेखा निम्न, भूमध्य रेखा निम्न रेखा। जो दूसरा दिन होता है हमारा वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा उपोष्ण
उच्च दाब देखिए। तो हमारा तीसरा होता है वो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 और जो हमारा अंतिम हो जाएगा वो हो जाएगा 19 डिग्री। ये हमारे 4 जोन होते हैं। कौन से होते हैं? 4 जोन होते हैं। इसी में जो हमारा सबसे पहला जोन है कौन सा? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। उसे हम क्या कहते हैं? जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है उस जोन को हम कहते हैं ITC जेड जोन। कौन सा? ITC जेड जोन। उसमें कटिबंधीय जोन उसे कहते हैं। कौन सा कहते हैं? इसे ITC जेड जोन कहते हैं। ITC जेड जोन भी कहा जाता है। तो हम इन एक एक जोन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इन एक एक जोन के बारे में क्या डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए जो हमारा ये वाला भाग, ये क्या है? हमारी एक तरह से पूरी पृथ्वी है। ये वाली हमारी पृथ्वी है। अब जो ये वाली रेखा आपको नजर आ रही होगी, ये वाली रेखा नजर आ रही है, ये भूमध्य रेखा है। क्योंकि भूमध्य ये हमारी भूमध्य रेखा है और यहीं पर ज्यादातर सूरज की किरणें लंबवत कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होती हैं? लंबवत पड़ती हैं। तो आप एक बार बताइए, जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत स्थिति में होंगी, क्या होंगी? जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत स्थिति में होंगी, मैं आपसे बात करूँ 0 डिग्री लाइन की। एक एक करके हम सभी जोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये है हमारी 0 डिग्री लाइन। क्या है? 0 डिग्री लाइन में भूमध्य। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इस रेखा के आसपास सूर्य का प्रकाश पड़ता है। आप मुझे एक बार बताइए, जब इस रेखा के आसपास सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ की वायु क्या होगी? यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, नहीं उठेगी? यहाँ की वायु निरंतर रूप में गर्म होगी और जल वाष्प के रूप में ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। कहाँ होगी? जल वाष्प के रूप में ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। यही कारण होता है कि हमारे 0 डिग्री लाइन के पास में ज़्यादातर 19% 0 डिग्री लाइन के पास में शाम 4 बजे के समथिंग रोज बारिश होती है। क्या होती है? रोज बारिश यहाँ पर पाई जाती है। इसी कारण 0 डिग्री लाइन के पास में सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन भी इसी 0 डिग्री लाइन के पास में पाए जाते हैं। देखिए ये आपका कंसेप्ट ये चल रहा है कि भाई दाब पेटियाँ कौन सी है, कौन सी दाब पेटियाँ कहाँ पर स्थित है, लेकिन इसी के साथ में आपको कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा कंसेप्ट समझने आने वाला है। इसी के साथ में आप सीख जाएंगे कि भैया कहाँ पर, किस स्थान पर किस तरह के वन पाए जाएंगे। क्या होगा? किस स्थान पर किस तरह के वन पाए जाएंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या पाया जाएगा? अधिकांश मरुस्थल क्या होगा? अधिकांश मरुस्थल किस अक्षांश के समथिंग पाए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? तीसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि भैया अधिकांश जो मरुस्थल होते हैं वो 30 डिग्री अक्षांश के समथिंग भी पाए जाते हैं और महाद्वीप के भी 30 डिग्री अक्षांश के पास में होने पर भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अपना भी बन जाते हैं कहीं पर भी। इनको बनने के लिए क्या होती हैं? एक विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। उन परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको लग रहा है कि मतलब हम यहाँ पर वायु दाब पेटियाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि इसके साथ में ही आप कम से कम एक के साथ में 3 कंसेप्ट सीख रहे हैं।
जब आप पढ़ेंगे वर्षा का होना, आप पढ़ेंगे मरुस्थल, क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन और कौन से? शुष्क वन। तो यहीं से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब आप उन कंसेप्ट पर पहुंचोगे तो आप सोचोगे कि इन चीज़ों को तो हमने पहले पढ़ लिया, इन चीज़ों को तो क्या कर लिया हमने? पहले पढ़ लिया, अब तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया। तो चलते हैं। अब जब यहाँ पर आपने एक बात बताई, यहाँ पर सूर्य की कितना अधिकांश मात्राएं पड़ेगी इस लाइन के पास में। ये क्या है हमारी 0 डिग्री लाइन के पास में, ये 0 डिग्री लाइन है। और ये ऊपर हम यदि यहाँ से बात करें, क्या करें यहाँ से ऊपर यदि हम बात करें तो ये 5 डिग्री ऊपर, ये वाली कौन सी है? 5 डिग्री, और ये वाली भी कौन सी है? 5 डिग्री। तो 0 डिग्री लाइन के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री दक्षिण में क्या पाई जाती है? निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। यहाँ पर लिख देंगे निम्न वायुदाब पेटियां। क्या लिखेंगे यहाँ पर? निम्न वायुदाब पेटी। अब देखिए ये हमारी पहली बात थी कि नहीं थी कि भूमध्य रेखा के पास में और इस तरह की पेटियां पाई जाती हैं, लेकिन भूमध्य रेखा के पास में निम्न वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। अब आप कहोगे तो भैया ये चीज़ तो हमें किताब में पता है कि यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, इसका कारण बताओ कि ये निम्न वायुदाब पेटियां 0 डिग्री लाइन से 5 डिग्री अक्षांश के समथिंग ही क्यों पाई जाती हैं? क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ पर निम्न दाब वायु पेटियां पाई जा रही हैं? तो कारण क्या है वो देखिए। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बताया था। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लाइन है। अब यहाँ से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं इसके ऊपर, क्या पड़ रही है? सूर्य की किरणें निरंतर मात्रा में इस पर पड़ रही हैं, इस रेखा पर निरंतर मात्रा में पड़ रही हैं। तो आप एक बार बताइए, जब इस वाले भाग पर, कुछ इस वाले भाग पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ की जल वाष्प के रूप में जो वायु होगी वो अपने साथ में नमी लेकर के ऊपर की दिशा में गति करेगी कि नहीं करेगी? ऊपर की दिशा में जाएगी। तो जो गर्म वायु होती है, क्या होती है? गर्म वायु होती है, वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। अब जब धरती के आसपास में यानी हमारे सौरमंडल में वायु कम मात्रा में होगी तो क्या वहाँ पर अधिक वायुदाब पाया जाएगा? नहीं, वहाँ पर अधिक वायुदाब नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि वहाँ पर इस सूर्य के कारण, इस 0 डिग्री लाइन के पास में सूर्य के कारण ये वायु ऊपर उठ चुकी। कहाँ उठ चुकी? ऊपर पहुँच चुकी। अब जब धरती के आसपास इस लाइन के पास में, ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन के पास में यहाँ पर वायु, ये वाला जगह, यहाँ पर वायु ऊपर उठ चुकी। और जब यहाँ की वायु ऊपर उठ चुकी तो यहाँ पर किस चीज का निर्माण हुआ? निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर मेरा मानना है कि यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो चुका। इसी कारण क्या होगा? यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। लिखेंगे इसमें पहला परिणाम करके लिखेंगे। जो हमारा है निम्न दाब वायु क्षेत्र या भूमध्य रेखा क्षेत्र, अब हुआ क्या? यहाँ पर ये आपको लिख लेना है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ की वायु इस कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। वायु क्या होती है? गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जो अपने साथ जल वाष्प लेकर जाती है, जो अपने साथ जल वाष्प लेकर ऊपर उठती है, लेकर जाती है।
और जब जलवाष्प लेकर ऊपर जाएगी तो क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि जलवाष्प अंतरिक्ष में जाकर फूल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जलवाष्प अंतरिक्ष में जाकर फूल जाएगी। होगा क्या? इस जलवाष्प के द्वारा बादलों का निर्माण होगा। क्या होगा? बादलों का निर्माण होगा। और जब बादलों का निर्माण होगा तो क्या होगा? इन बादलों के निर्माण के कारण वर्षा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इसी कारण 0 डिग्री लाइन के पास में लिखेंगे, इसी कारण 0 डिग्री लाइन के पास में इसी कारण 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा पर क्या होता है? रेखा के पास वर्षा होती है, वर्षा प्रतिदिन होती है। यहीं पर मैं आपसे पूछने लगूं कि भैया जब 0 डिग्री लाइन के पास में वर्षा हो रही है, क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, तो आप मुझे एक बात बताइए, जिस स्थान पर अधिकांश मात्रा में वर्षा होगी वहाँ पर किस तरह के वन पाए जाएंगे? उस लाइन के पास में किस तरह के वनों की उत्पत्ति होगी? वहाँ पर उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय क्यों? क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो होता है हमारा, कौन सा वाला? जो हमारा ये वाला क्षेत्र होता है, ये वाला, इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं। तो ये वाला जो जोन आता है हमारा उष्णकटिबंधीय जोन में आता है। यही कारण है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आप बताइए, ये चीज आपको समझ में आई कि 0 डिग्री लाइन के पास में ही क्यों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? देखिए आपको एक चीज दिखा दूं, यहीं पर हमारे पास में क्या था, ये एक नक्शा पड़ा हुआ होगा। हाँ देखिए, आप बताइए जो इसको सबसे बड़ा जंगल कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कौन सा देश है? ब्राजील। कौन सा देश है भैया? ब्राजील है। यहीं पर अमेजन नदी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अमेजन नदी पाई जाती है। उस अमेजन नदी में के आपको दिख रही है 0 डिग्री लाइन में जा रही है। यहाँ पर क्या जा रही है? ये 0 डिग्री लाइन यहाँ पर जा रही है, ये वाली 0 डिग्री लाइन जो यहाँ पर जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वर्ल्ड के मैप की बात करूँ, यहाँ पर 0 डिग्री लाइन जा रही है। तो होता क्या है? इस 0 डिग्री लाइन के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के पास में क्या होता है? निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है तो बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होगा तो क्या होगा? वर्षा होती है। अब जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहाँ पर क्या पाया जाएगा? अधिक वन पाए जाएंगे। जब यहाँ पर अधिक वन पाए जाते हैं तो यही कारण है इस ब्राजील की जो नदी है, ये वाली नदी, कौन सी? ये वाली जो नदी जा रही है, इसे क्या कहते हैं हम? अमेजन नदी। इस अमेजन नदी का आयतन सबसे अधिक पाया जाता है, जल का आयतन। कहते नहीं कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी इसी कारण होती है। वहाँ पर कोई ग्लेशियर का पानी नहीं आता, वहाँ पर पानी किस चीज़ का आता है? वर्षा का पानी आता है। आता क्यों है? क्योंकि निम्न दाब क्षेत्र में है, प्रतिदिन वर्षा होती है। सबसे बड़ा वन कहाँ पाया जाता है? इसी ब्राजील में पाया जाता है। यहीं पर क्या पाया जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा वन पाया जाता है, जिसे विश्व को फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। चीजें समझ में आई? क्यों यहाँ पर वन पाया जा रहा है? क्यों अधिक मात्रा में वर्षा होती है? दूसरा क्या है यहाँ पर? अफ्रीका का, मिडिल अफ्रीका मतलब मध्य अफ्रीका, यहाँ पर एक नदी है कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। यहीं पर नदी पाई जाती है लिम्पोपो।
यहीं पर नदी पाई जाती है कांगो नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कांगो नदी है। यदि लंबाई के आधार पर बात करें, यदि बात करें जल के आयतन के आधार पर, तो कौन सी नदी होगी? फिर होगी अमेजन नदी। कांगो बेसिन में क्या होता है, यहीं पर वर्षा का जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि क्या है 0 डिग्री लाइन के पास में, तो इसी कारण यहाँ पर भी क्या होता है, अनेक तरह की झील पाई जाती हैं। और क्या पाया जाता है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय है, सदाबहार वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। ये चीज आपको समझ में आई? अब आ जाइए इस वाले भाग में। ये जो हमारा भाग है, अब देखिए जो जावा, सुमात्रा, मलेशिया, ये वाला भाग है, ये वाला, यहाँ पर अधिक हरियाली पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? इस क्षेत्र में अधिक हरियाली इसी कारण पाई जाती है कि 0 डिग्री लाइन के पास में है, अधिक गर्मी पड़ती है, अधिक वर्षा होती है गर्मी के कारण, क्योंकि निम्न दाब क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? मेरा मानना होगा ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। तो क्या टॉपिक था हमारा? हाँ, ये चीज़ें पढ़ रही है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, एक्सप्लेन हो चुकी बात है। दूसरी चीज़ क्या थी? इस 0 डिग्री लाइन को डोल्डरम लाइन भी कहते हैं। अब देखिए जो हमारी 0 डिग्री लाइन है, इसे डोल्डरम की स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर पाई क्यों जाती है? हमने आपसे बात कर ली भाई, ये क्या था हमारा? पृथ्वी थी हमारी, 0 डिग्री लाइन यहाँ पर थी। अब यहाँ पर क्या हुआ था, निम्न दाब के कारण वायु कहाँ उठ गई थी? ऊपर उठ गई थी गर्मी के कारण। जब सोने की लंबवत स्थिति में पड़ी तो क्या हुआ? ITCP जो था यहाँ पर स्थापित हुआ, वायु ऊपर उठ गई। जब वायु ऊपर उठ गई तो धरती के आसपास कैसी वायु हुई? निम्न वायु दाब क्षेत्र उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? तो आप एक बताइए, जब यहाँ पर वायु कम मात्रा में होगी, क्या होगी? कम मात्रा में यहाँ पर वायु होगी क्षेत्र में, जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, क्या होती है यहाँ पर वायु इस वाले क्षेत्र में निम्न स्थिति पाई जाती है, तो क्या होगा? डोल्ड्रम की स्थिति होगी कि नहीं होगी? कभी हवा इधर चलने लगेगी, इधर चलने लगेगी। क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब है, वायु की मात्रा कम है। यहाँ पर वायु की मात्रा कम होगी, वहाँ पर कैसी उत्पत्ति होगी? डोल्ड्रम की स्थिति होगी। तो मैं इधर चलूँ या मैं इधर चलूँ, इस तरह की स्थिति पाई जाएगी। इस कारण इस क्षेत्र क्या कहा जाता है? डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है। अब मैं आपको अगला टॉपिक शुरू करने से पहले, आप मेरा मानना ये है, इसका स्क्रीनशॉट यदि आप अपने रजिस्टर में इन बातों को लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या है? बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं लिख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि मैं जो आपको अगली बार बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्या आने वाली है? बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखिए, शांत पेटी कहते हैं, तो मैंने आपको बता, वायु के संवहन के कारण सतह की वायु की कमी पाई जाती है। इस क्षेत्र में मन पवनें चलते हैं, जिसके कारण इसे डोल्ड्रम क्षेत्र कहते हैं। 0 डिग्री लाइन को उस तापमान के कारण ताप देने पेटी कहते हैं। निम्न दाब परिस्थितियों की उत्पत्ति होती है, अभी आपको एक्सप्लेन कराया। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को पार करके आने वाली पवनों का अभिसरण जोन होता है, अतः इसे उष्णकटिबंधीय अभिसरण जोन कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको अभी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराई। क्या होगा इससे अगली बात है 5 डिग्री उत्तरी, ये वाले चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन अभी कराई। 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण। अधिक सौर ताप के कारण क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं। ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब क्या होगा भैया, अब क्या होता है भैया, जो चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं आपको अब समझाने वाला हूँ, आप उस चीज़ को 10 मिनट के लिए अपना ध्यान केवल बोर्ड पर ही रखना है। क्या रखना है? 10 मिनट के लिए आपको अपना ध्यान केवल बोर्ड पर ही रखना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अब बताऊँगा, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अब बताने वाला हूँ, उसी के आधार पर अगला पूरा चैप्टर डिपेंड है।
देखिए क्या होता है भैया, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। ये क्या है हमारी पृथ्वी है भैया। फिर आप कहेंगे भैया ये चीज़ आपने बताई थी, फिर बताने शुरू कर दी। तो मैं आपको बता दूँ, लिखवाने से ज़्यादा क्या होता है, लिखवाने से ज़्यादा यदि हम कुछ चीज़ें समझा दें तो उन चीज़ों को आप स्वयं भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं देखो लिखवा भी जाऊँ बहुत सारा लिखवा दूँ, बहुत सारा लिखवा दूँ, तो फिर आप मुझसे बढ़िया जाकर किताब ही ना पढ़ लें, क्या पढ़ लें, किताब ही ना पढ़ लें, क्या होगा, मैं आपको लिखवाऊंगा कम लेकिन समझाऊंगा ज़्यादा। क्या होता है, जीरो डिग्री लाइन होती है भैया। ये क्या होती है हमारी जीरो डिग्री लाइन, क्या कहते हैं इसे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये क्या है हमारी कर्क रेखा। जीरो डिग्री सही है, बता दो। ये क्या है हमारे भैया, मकर रेखा। ये क्या है हमारी 66 रही, 1/2 दक्षिण, 66 रही 1/2 उत्तरी। ये क्या है हमारी 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ये क्या है हमारा यहाँ पर साउथ पोल। अब आप ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ये चीज़ आपको यदि अपनी चीज़ों को समझ लिया तो क्या होगा, आपको ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि शीत कटिबंध क्या होता है, आपको अभी नहीं पता उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, आपको अभी नहीं पता शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। यदि आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया तो अगली आने वाली 10 से 15 मिनट में आप ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक सीख जाएंगे। देखिए ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये वाला, इसे कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इसे हम, उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे भैया इसे हम, कभी मैं यहाँ पर बात करूँ उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध ये वाला हमारा उष्ण कटिबंध आ जाएगा। जो हमारा ये वाला भाग होता है, ये वाला, जो ये वाली रेखा के आसपास का भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध, कटिबंध में लिखा हुआ है उपोष्ण कटिबंध। तीसरा आ जाएगा, इसे कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। जो हमारा ये वाला क्षेत्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम फिर उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, इसे फिर क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और जो सबसे दक्षिणी वाला भाग है, इसे कहेंगे हम शीत कटिबंध। क्या कहेंगे इसे हम, शीत कटिबंध। इसी तरह से इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। क्या कहेंगे, शीत कटिबंध। क्या चीज़ आपको पहले पता थी, क्या हुआ, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्या ये चीज़ें पहले आपको पता थी, नहीं पता थी? मेरा मानना ये है, ये चीज़ आपको नहीं पता होंगी तो बहुत अच्छी बात है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट जरूर खींच सकते हैं।
इस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगले आने वाले टॉपिक में इस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। या एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भैया उष्णकटिबंधीय है, सॉरी शीतोष्ण कटिबंध कौन सा अक्षांश को कहा जाता है? आप कहेंगे सर दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। आप कहेंगे भैया उपोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है? मकर रेखा को कहेंगे कहा जाता है, कर्क रेखा को कहा जाता है। दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन आएगा कि भैया नदन हेमिस्फीयर में उपोष्ण कटिबंध कौन सा अक्षांश के आसपास की रेखाएं होती हैं? कर्क रेखा के आसपास की रेखाएं उपोष्ण कटिबंध मानती हैं। इस तरह से एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन थ्योरी के रूप में निकल कर आते हैं। क्या आते हैं? थ्योरी के रूप में निकल कर आते हैं। तो क्या हुआ था भाई, मैं आपको बताऊंगा जो हमारा टॉपिक अब चलेगा वो क्या होगा भाई, मैं आपको कुछ बातें समझाने वाला हूँ। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी 0 डिग्री लाइन है। अब आप एक बात बताइए, जब यहाँ से वायु ऊपर उठी, जब यहाँ से वायु ऊपर उठना शुरू हुई, इस क्षेत्र से क्या हुआ? वायु ऊपर उठना शुरू हुई। इस 0 डिग्री लाइन के पास में क्या पाया गया था? निम्न दाब क्षेत्र पाया गया था कि नहीं पाया गया था? यहाँ तक 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में निम्न दाब क्षेत्र पाया गया था। जब यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी तो यहाँ से कुछ वायु उठी होंगी। क्या हुई होंगी? सूरज की किरणें पड़ने के कारण। किस कारण? सूरज की किरणें पड़ने के कारण क्या हुई होंगी? वायु ऊपर उठनी शुरू होगी यहाँ से। जब वायु यहाँ से ऊपर उठेगी तो फिर क्या होगा? जब यहाँ से वायु ऊपर उठेगी तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो कुछ वायु तो गर्म होकर कहाँ बरस गई? 0 डिग्री अक्षांश पर ही बरस गई। कहाँ बरस गई? 0 डिग्री अक्षांश पर। उस वायु की नमी ने, जो उस वायु की नमी थी वो तो कहाँ बरस गई? 0 डिग्री लाइन पर। यहीं पर उसकी क्या हुई? वर्षा हो गई। इस क्षेत्र पर क्या हुई? वर्षा हो गई। लेकिन वायु तो अभी भी गर्म थी। क्या थी? वायु तो अभी भी गर्म थी। लेकिन जब यहाँ से वायु ऊपर की तरफ उठी, इस क्षेत्र की तरफ, इस क्षेत्र की तरफ उठी होगी इस तरह से, तो किधर गई होगी वो? यहाँ पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी? कहाँ पड़ी होगी? इस अक्षांश पर पड़ी होगी। यहाँ पर इस वाले अक्षांश की तरफ जाएगी, इस वाले अक्षांश की तरफ जाएगी, इस वाले अक्षांश की तरफ जाएगी। कुछ वायु उठी होगी। यदि हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो वायु कहाँ मुड़ी थी? अपने बाएं साइड। यहाँ पर मुड़ी होगी तो कहाँ मुड़ेगी? इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वायु कहाँ मुड़ती है? अपने बाएं साइड मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है? अपने बाएं साइड मुड़ती है। तो मैं आपसे पूछने लगूँ कि जो हमारी कर्क रेखा है, क्या है हमारी? कर्क रेखा। ये क्या है हमारी? मकर रेखा। ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पर वायु पहुंचेगी, कहाँ पर पहुंचेगी? इस कर्क रेखा के पास में वायु पहुंचेगी तो क्या होगा? यहाँ से जो वायु यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठी थी, क्या हुई थी? वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठी थी कि नहीं उठी थी? जब वायु यहाँ पहुंचेगी कर्क रेखा के पास में अपने ऊपर वाली साइड में, तो क्या होगा? ये वायु अपने दाएं साइड मूव कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? ये वायु क्या करेगी? अपने दाएं साइड मूव करेगी कि नहीं करेगी? अब आप मुझे एक बात बताइए, वायु क्या जा रही है? यदि वायु इस दिशा में चलनी शुरू हुई तो इसका दायां हाथ किधर पड़ेगा? इसका दायां हाथ किधर पड़ेगा? इसका दायां हाथ इधर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इधर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इधर पड़ेगा, इधर। कहाँ मुड़ी? अपने इस साइड मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? इस दिशा में, इस दिशा में मूव कर जाएगी। यदि वायु अब यदि हवा का क्या हुआ? इस साइड में हुआ तो किस साइड मूव कर जाएगी? अपने
इस साइड मूव कर जाएगी, इस साइड मूव कर जाएगी, यहाँ इस साइड मूव कर जाएगी, यहाँ इस साइड मूव कर जाएगी, इसी तरह से यहाँ इस साइड मूव करेगी और यहाँ इस साइड मूव करेगी। यदि हम बात करें मकर रेखा के पास में, जो वायु यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठी थी, कहाँ उठी थी, ऊपर उठी थी, वो किस दिशा में मूव कर जाएगी, वो कहाँ मूव करेगी अपने, आपसे पूछने लगूं, जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, क्या है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें वायु अपने किस दिशा की ओर मूव करना शुरू कर देगी, बाएं साइड मूव करेगी, तो किस दिशा की तरफ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी। तो आप मुझे एक बार बताइए, जो ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, जो हमारी 0 डिग्री लाइन है, अब यहाँ से वायु निरंतर इस दिशा की ओर प्रेशर बना रही है, इस दिशा की ओर प्रेशर बना रही है। तो इससे क्या हो रहा है, 0 डिग्री लाइन के पास में पूछने लगे कि एक तो शांत पेटी पाई जाएगी, निम्न अवस्था पाई जाएगी, दूसरी अवस्था किस तरह की पाई जाएगी। यदि हम बात करें इसकी, ये उत्तरी, ये दक्षिणी है, ये कौन सा है, पश्चिमी है, ये कौन सा है, ईस्ट है, क्या कह सकते हैं हम, ईस्ट। तो 0 डिग्री लाइन के पास में हवा किस तरह से चलती है, ईस्ट से वेस्टर्ली चलती हैं कि नहीं चलती हैं, क्या चलती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, क्या चलती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे पवनों की गति, क्या पढ़ाएंगे, पवनों की गति, तब वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्या आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखिए, यदि हम इस दक्षिण अक्षांश की बात करें तो वायु अपने किस दिशा में ऊपर जाएगी, ये क्या था हमारा 66.5 डिग्री अक्षांश था, ये भी कितना था भैया, 66.5 डिग्री अक्षांश था। तो यहाँ पर वायु किस दिशा में ऊपर जाएगी, इस तरफ मूव करेगी भैया, इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी, इस तरफ मूव कर जाएगी, क्योंकि हवा यहाँ से पड़नी शुरू हुई थी, इस अक्षांश के ऊपर प्रेशर बनाया, इस अक्षांश के ऊपर क्या बनाया, प्रेशर बनाया, और अपने इस तरफ मूव कर गई, कुछ हवाएं अपने इस तरफ मूव कर गई। हवा की एक टॉपिक क्या है, बाद का है, क्या है टॉपिक, बाद का है। तो लिखेंगे हवाएं जब यहाँ से उठना शुरू होंगी तो कहाँ कहाँ पर प्रेशर डालेंगी, जब हवाएं यहाँ से उठना शुरू हुई इस अक्षांश से, तो इसके ऊपर प्रेशर डाला, इस अक्षांश के ऊपर प्रेशर डाला, तो बताइए कर्क रेखा के पास वाला क्षेत्र जो है 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश है, वहां पर जब हवा प्रेशर डालेगी तो क्या होगा, वहां पर उच्च दाब पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, वहां पर उच्च दाब क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। कौन से क्षेत्र की, उच्च दाब क्षेत्र की। और बताइए, ये जो मैंने आपको चीजें बताई थी अभी पिछले टॉपिक में, क्या बताई थी, चलिए मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं बताया था कि कर्क रेखा के पास वाला क्षेत्र है, इसे कहते हैं हम उपोष्ण कटिबंधीय, क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध। आप अभी इस चीज का लोड मत लेना कि ये हवाएं इस दिशा में चल रही हैं, ये हवा इस दिशा में चल रही है, भैया ये तो हमें समझ में नहीं आई, इस चीज का हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको केवल अभी दाब बता रहा हूँ, वायुमंडलीय दाब बता रहा हूँ। जब मैं आपको पवनों की दिशा पढ़ाऊंगा, पवनों की दिशा पढ़ानी शुरू करूंगा तो क्या होगा, इन चीज को मैं काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं केवल अभी यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पर दाब क्यों अधिक पड़ा, इस उपोष्ण कटिबंधीय है, इस वाले अक्षांश पर, जो ये वाला अक्षांश था, ये वाले अक्षांश थे, ये वाला अक्षांश, इस वाले अक्षांश पर दाब क्यों अधिक पड़ा, क्या हुआ, यहाँ पर उच्च दाब हुआ कि नहीं हुआ, उच्च दाब का प्रेशर बना कि नहीं बना, इस पर उच्च दाब, कौन सा है, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर उच्च दाब क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ से वायु उठी गर्म होकर, और जो वायु की नमी थी वो तो कहाँ बरस गई, यहीं पर बरस गई, इस 0 डिग्री लाइन के पास में ही बरस गई। लेकिन जो वायु गर्म थी वो क्या हुआ, ऊपर जाकर ठंडी हुई, थोड़ी सी कुछ मात्रा में ठंडी हुई। जब वायु कुछ मात्रा में ठंडी हुई तो यहाँ की वायु थी वो गर्म हुई, कुछ वायु यहाँ की थी वो भी गर्म हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, निम्न दाब क्षेत्र बना था कुछ समय के लिए,
तो जो यहाँ की वायु ठंडी होकर वो किधर गई, इस तरफ प्रेशर बनाया उसने, इस तरफ बनाया। देखिए यहाँ से वायु उठनी शुरू हुई और इस तरह यहाँ प्रेशर बनाया, यहाँ से वायु उठनी शुरू हुई, इस तरफ प्रेशर बनाया। यह क्या थी हमारी 0 डिग्री लाइन थी। ये क्या थी हमारी 23/1/2 यानी कर्क रेखा थी। ये क्या थी हमारी कर्क रेखा। ये क्या थी हमारी मकर रेखा। तो बताऊंगा आपको उपोष्ण कटिबंध आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि उपोष्ण कटिबंध पर उच्च दाब क्षेत्र क्यों पाया जाता है। आपको समझ में आया होगा कि इस उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र पर उच्च दाब क्यों पाया जाता है, क्योंकि वायु यहाँ से उठती है और यहाँ पाई जाती है, यहाँ पड़ जाती है। लिखेंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। कौन सा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, टॉपिक नंबर 2। ये चीजें मेरा मानना ये होगा आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब अभी हवाओं की गति के चक्कर में मत पड़ जाना कि हवा यहाँ से इस तरफ मुड़ रही है, यहाँ से हवा इस तरफ मुड़ रही है। आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है, यहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर उठी और बरस गई। क्या हुई, वायु बरस गई। वायु की नमी तो बारिश के रूप में नीचे आ गई। जो वायु गर्म थी वो किधर फिर प्रेशर बनाया उसने, इस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्रेशर बनाया। लिखेंगे आपसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि उपोष्ण कटिबंध में किस तरह का दाब क्षेत्र पाया जाता है, वहां पर उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है। मैं आपको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लिखेंगे, जो हमारा टॉपिक नंबर 2 होगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। आप देखिए आपको अच्छी तरह समझ में ना ये पढ़ रहे, देखिए ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा है। यहाँ से वायु गर्म हुई, क्या हुई, वायु गर्म हुई तो कहाँ जाना शुरू हुई, इस क्षेत्र की तरफ। यहाँ पर इस अक्षांश के ऊपर पड़ी ना पड़ी, 23 से लेकर के 30 और 35 डिग्री के अक्षांश के बीच का क्षेत्र है। अब वह किस दिशा में चलने शुरू होंगी, यदि उत्तरी दिशा की बात करें, यदि नीचे को मुड़ करके देखेंगे तो हमारा दायां साइड इस तरफ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हमारा दायां साइड इस दिशा में पड़ेगा। तो किस तरफ मूव कर गई, इस तरफ मूव कर गई थी। यहाँ पर यदि हम बात करें ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमारा दायां साइड किस दिशा में पड़ेगा, हमारा दायां हाथ इस तरफ पड़ेगा। तो किस तरफ मूव कर गई, इस दिशा में मूव कर गई थी। यदि हम दक्षिण गोलार्ध की बात करें और हम ऊपर की तरफ मूव करके बात करेंगे तो यहाँ पर यहाँ से वायु उठी थी, ये वायु कहाँ से उठी थी, ये वायु यहाँ से उठी थी। कहाँ से, यहाँ से उठी थी और यहाँ पर उसने उच्च दाब बनाया था। क्या बनाया था, उच्च दाब बनाया था। और जब यहाँ पर वायु उठ के आएगी और इस उच्च दाब क्षेत्र पर प्रेशर डालेगी तो क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण हवाएं अपने किस साइड मूव कर जाती हैं, अपने बाएं साइड पर मूव करेगी। तो देखिए जब हम इस तरफ देखेंगे हमारा बायां हाथ किस तरफ पड़ेगा, इस तरफ हमारा बायां हाथ पड़ेगा। तो यहाँ से वायु उठ कर आई और किधर मूव कर गई, इस तरफ मूव कर गई, इस तरफ मूव कर गई थी। यदि ऐसे हाथ करेंगे, इस तरह से देखेंगे तो हमारा बायां हाथ किस दिशा में पड़ेगा, फिर हमारा बायां हाथ इस दिशा में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, इस दिशा में पड़ रहा, इस दिशा में, इस दिशा में। ये चीजें भी आपको क्लियर हो चुकी है। क्या लिखेंगे, उच्च दाब क्षेत्र पर वायु पड़ेगी, अपने बाएं साइड मूव कर जाएगी, अपने दाएं साइड मूव कर जाएगी। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम पवनों की गति पढ़ते हैं, पवनों की दिशा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पवनों की गति, पछुआ पवने, परवा पवने, इस तरह की जो हवाएं पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाली हैं। और मेरा मानना है आप इनको सीख गए, इन हवाओं को आप सीख गए, लेकिन आपको भी अंदाजा नहीं है। हालांकि जो हमारा टॉपिक हम अभी करंट के टॉपिक पर ही बात करेंगे। टॉपिक क्या है हमारा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। इस क्षेत्र में वायु दाब अधिक होने के कारण अधिक होने से
कम वर्षा होती है। क्या होती है? कम वर्षा होती है। इस कारण इस लाइन के पास अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं। अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं। क्या हुआ? अधिकांश मरुस्थल इस लाइन के आसपास ही पाए जाते हैं। तो ये चीज समझ में आई आपको? क्यों भाई? क्योंकि वर्षा का निर्माण कब हुआ था? जब सूरज अधिक मात्रा में रोशनी पड़ी। रोशनी पड़ने से क्या हुई? वायु की नमी जो थी ऊपर उठी, गर्म होकर के वायु ऊपर उठी, बादलों का निर्माण हुआ, वर्षा पड़ी। निम्न दाब क्षेत्र के, जहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बना वहीं पर तो वर्षा का निर्माण अधिक हुआ। लेकिन जहाँ पर उच्च दाब पड़ेगा वहां पर क्या वर्षा होगी? वहां पर वर्षा कम मात्रा में होगी तो, लेकिन कम मात्रा में होगी। और जहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है वहां पर क्या होता है? मरुस्थल का निर्माण होता है। देखिए जो हमारा क्षेत्र है भारत, नहीं मैं केवल इनकी बात करूँगी। जो ये हमारा भारत था, ये हमारा भारत कहाँ गया? हाँ, यदि मैं यहीं पर बात करूँगी, देखिए ये क्या है? आपको ये वाला क्षेत्र नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर दो मरुस्थल पाए जाते हैं। क्या है? दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर दो मरुस्थल पाए जाते हैं। ये तो यहाँ पर पाया जाता है आटाकामा। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा। यहाँ पर पाया जाता है पैटागोनिया। कौन सा? पैटागोनिया। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर अधिक दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर निम्न दाब था, वायु पड़ी और यहाँ पर प्रेशर बनाया। क्या हुआ? निम्न दाब क्षेत्र, सॉरी उच्च दाब क्षेत्र हुआ। उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हुआ तो वर्षा कम हुई तो मरुस्थल का निर्माण हुआ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको समझ में आया कि मरुस्थल 30 डिग्री से लेकर 23 डिग्री अक्षांश के पास में ही क्यों होते हैं। समझ में आई? ये हमारा क्या है? अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। यहाँ पर भी कई तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल यहाँ पर भी पाए जाते हैं। आप देखिए ये क्या है? हमारा सहारा मरुस्थल है। क्या है? सहारा मरुस्थल है ये वाला। यहाँ पर 30 डिग्री से लेकर 23 डिग्री अक्षांश के पास में मरुस्थल है, क्योंकि उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। ये क्या है हमारा? यहीं पर देखिए, यहीं पर आपको नजर आएगा आपका ये कौन सा? ये वाला क्षेत्र। ये वाला कौन सा है? ये अपना प्यारा भारत है। और भारत का भी राजस्थान का थार वाला एरिया। कौन सा? थार वाला एरिया है। यहाँ पर सहारा मरुस्थल पाया जाता है, क्योंकि उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर होता है। हालांकि हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, हमारे उत्तरी भारत में वर्षा होती है, वो हिमालय के कारण होती है। यदि हमारे पास में हिमालय नहीं होता ना तो भारत एक शुष्क देश होता। कैसा होता? शुष्क देश होता। और यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है। इस बारे में बात करेंगे हम। यहीं पर आपको तिब्बत, सॉरी जो हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर है उसके पास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर एक ठंडा मरुस्थल पाया जाता है, लद्दाख का मरुस्थल। लद्दाख में एक मरुस्थल पाया जाता है, दुनिया का सबसे ठंडा ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल है। तो 30 डिग्री अक्षांश के पास में ही अधिकांश मरुस्थल का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये चीजें आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। चलते हैं अपने टॉपिक पर। अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं, ये चीजें आपको समझ में आई, नोट करके लिखेंगे। अब देखिए जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है उच्च दाब क्षेत्र, ये वाला। इस उच्च दाब क्षेत्र पर भी क्या होता था? प्राचीन समय में जब व्यापारी लोग जहाज वगैरह से एक दूसरे देश में व्यापार करने के लिए आते थे, जब व्यापार करने के लिए आते थे तो अपने जहाज में क्या लेकर आते थे? सामान भी लेकर आते थे। और जब ऐसा तो है नहीं कि पानी का जहाज ही धरती पर चलेगा, पानी का जहाज ही धरती पर थोड़ी ना चल जाएगा। उसके लिए व्यापार करने के लिए प्राचीन समय में घोड़े की आवश्यकता होती थी। किस चीज़ की? घोड़े की आवश्यकता होती थी। तो जब जहाज इस क्षेत्र के ऊपर आते थे, इस वाले क्षेत्र के ऊपर आते थे,
यहाँ पर इस क्षेत्र के ऊपर जहाज चलते थे पानी में, समुद्र में, तो होता क्या था, उनके ऊपर एक ऊपर से प्रेशर डलने लगता था। क्या होता था? ऊपर से प्रेशर डलने लगता था। उसी प्रेशर के कारण जहाज जो थे डूबने की स्थिति में आ जाते थे। क्या हो जाते थे? डूबने की स्थिति में आ जाते थे। तो जहाज के जो चलाने वाले चालक होते थे, कैप्टन, वो जहाज में से घोड़े को निकाल करके समुद्र में फेंक देते थे कि भी घोड़ा तो तैर जाएगा, तैर के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़ा तैरना जानता था और तैर के जहाज के पीछे पीछे चलता रहेगा। तो इस क्षेत्र क्या कहा जाता है? इस चीज को हॉर्स अक्षांश या अश्व अक्षांश भी कहते हैं। लिखेंगे इस क्षेत्र को, उच्च दाब क्षेत्र को 30 से 35 डिग्री लिख लेंगे। 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व या हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आई कि इसे अश्व अक्षांश या हॉर्स अक्षांश क्यों कहते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा प्राचीन समय था मानव का, मध्यकालीन समथिंग, पानी के जहाज चला करते थे वैसे चलाने वाले बिना इंजन के, तो इस क्षेत्र में जब वो आते थे, इस क्षेत्र के पास में जब जहाज यात्रा करते थे, तो उनके ऊपर एक ऊपर से प्रेशर पड़ता था। क्या पड़ता था? ऊपर से प्रेशर पड़ता था। इस कारण यहाँ पर जब जहाज पहुंचते थे तो वो डूबने की स्थिति में हो जाते थे। तो कैप्टन क्या करते थे? जहाज से सामान वगैरह को निकाल के बाहर फेंक देते थे। क्या स्थिति में? और घोड़े को बाहर निकाल के फेंक देते थे। घोड़े क्यों लेकर जाते थे? क्योंकि दूसरे देश में जाएंगे तो व्यापार के लिए घोड़े की और पशु की आवश्यकता पड़ेगी, बैलगाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो घोड़े क्या करते थे? तैरना शुरू कर देते थे। इस कारण इस अक्षांश का नाम क्या पड़ा? अश्व अक्षांश पड़ा। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। देखिए मैं आपको यहीं पर एक टॉपिक और क्लियर कर दूँ। वो चीजें क्या होंगी? वो होंगी वही, आपने हमेशा एक चीज का नाम सुना होगा, बरमूडा ट्रायंगल। क्या सुना होगा? एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दूं, बरमूडा ट्रायंगल। अब देखिए बरमूडा ट्रायंगल, आपने अधिकांश कहानियां सुनी होंगी कि भैया जो बरमूडा ट्रायंगल है वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर जाने के बाद में जहाज अपने आप डूबने लगते हैं। पता नहीं कोई शैतानी शक्ति है या कोई भूत प्रेत का साया है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में क्या होते थे? जहाज अपने आप डूबना शुरू हो जाते थे। जब मैंने ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा था तो मैं भी इस तरह की काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर देखता था कि भैया पता नहीं यार इस बरमूडा ट्रायंगल के पास में किस तरह की शक्तियाँ हैं। जो आसमान में उड़ रहा हवाई जहाज भी कहाँ प्रेशर मारता था? समुद्र की ओर अपना आप चलने लगता था। और वहां पर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, कई घटनाएं वहां पर ऐसी हो चुकी हैं, उस क्षेत्र के आसपास कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते कि यहाँ पर ऐसा हुआ क्या था। तो देखिए बरमूडा ट्रायंगल है कहाँ? ये आपका क्षेत्र है यूएस। कहाँ है ये? यूएस है। और यहाँ पर एक द्वीप है बरमूडा द्वीप, आपको नजर आ रहा होगा। कौन सा द्वीप भैया? बरमूडा द्वीप आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये बरमूडा द्वीप है। यहाँ पर क्या है? बरमूडा द्वीप है। अब आप एक बात बताइए, ये बरमूडा द्वीप पड़ कहाँ पर रहा है? ये हमारी 0 डिग्री लाइन है। इस 0 डिग्री लाइन से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ रहा है बरमूडा द्वीप। ठीक 30 डिग्री अक्षांश पर क्या पड़ा हुआ है? बरमूडा द्वीप पड़ा हुआ है। अब इस बरमूडा द्वीप पर ही, और इस दक्षिण में जाएंगे तो 30 डिग्री अक्षांश कहाँ पड़ेगा? इस दक्षिण में जाएंगे तो 30 डिग्री अक्षांश कहाँ पर पड़ेगा? ये यहाँ पर पड़ेगा। हाँ ये वाला क्या है? 30 डिग्री यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो आप बताइए यहाँ से वायु उठी, प्रेशर कहाँ बनाएगी? यहाँ पर दाब बनाएगी। यहाँ से वायु उठी, प्रेशर इस अक्षांश के पास से बनाएगी। तो ऊपर से दाब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हवाई जहाज यदि अंतरिक्ष में उड़ रहा है तो ऊपर से प्रेशर नीचे की ओर पड़ेगा। यदि पानी का जहाज चल रहा है तो उस पर ही प्रेशर कहाँ पड़ेगा? ऊपर से नीचे की ओर पड़ेगा। तो क्या होता था जब यहाँ पर पानी के जहाज चलते थे? क्या चलते थे जब यहाँ पर पानी के जहाज चलते थे? इस क्षेत्र में क्या चलते थे? पानी के जहाज वगैरह चलते थे। ये क्या है? पानी के जहाज हैं। जब ये चला करते थे तो क्या होता था? उनके ऊपर से प्रेशर पड़ने लगता था।
एक कारण तो ये था उनके डूबने का। दूसरा कारण क्या था, जो हमारे थोड़े निम्न टेक्नोलॉजी के जहाज थे, पानी के जहाज थे, उनके अंदर नीचे ऐसा नहीं था कि कुछ जो कबाड़ वगैरह आए उस चीज को काट दे, तो क्या होता था वो उच्च दाब के कारण नीचे ही डूब जाते थे। अब इस बरमूडा ट्रायंगल के पास में क्या होता है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सरगासो नाम के जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सरगासो नाम के जीव पाए जाते हैं। वो सरगासो जीव जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, मरने के बाद में वहीं एक जगह इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, एक जगह पर ही इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और जब कोई जहाज वगैरह आता है पानी का, तो उसके मध्य घर्षण का काम करते हैं बहुत ज़्यादा। इस चीज़ का काम करते हैं भैया, ये घर्षण का काम करते हैं। कौन, ये सरगासो जीव। इस सरगासो नाम का जीव था, ये मरने के बाद में वहीं पर रह जाते हैं और हमारे पानी के जहाज में घर्षण का काम कर देते हैं। तो देखिए ये जो जहाज थे क्यों डूबते थे, पहला रीजन तो था उच्च दाब क्षेत्र, उच्च दाब, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या होता था, यहाँ पर क्या पड़ता था, घर्षण पड़ता था। तो पहले जहाजों में इतनी व्यवस्था नहीं होती थी कि इन दोनों परिस्थितियों को पार करके पार निकल जाए, क्या करें, पार करके पार हो जाए, तो वो इस क्षेत्र में आकर नीचे डूब जाते थे। आपको समझ में आया होगा बरमूडा ट्रायंगल क्या है। इसी कारण यहाँ पर अनेक जहाज डूब चुके हैं और कई दुर्घटना हो चुकी है, और इस चीज पर वैज्ञानिकों को सोचने के लिए मजबूर ये चीजें कर चुकी हैं। तो दोस्तों आपको आज का टॉपिक मेरा मानना है हो काफी अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज हमने क्या किया, आज हमने उच्च दाब 30 डिग्री अक्षांश के पास में वाला क्षेत्र पढ़ा, शीतोष्ण कटिबंध पढ़ा, शीत कटिबंध पढ़ा, उपोष्ण कटिबंध पढ़ा। ये चीजें हमने पढ़ चुकी, इन चीजों को हमने आज काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। मेरा मानना यह है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह समझ में आने वाले हैं। इसी के अंतर्गत हमारी एक क्लास और होने वाली है, उसके बाद में हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।